ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। और प्रदेश के पूर्वी भागों में हो रही है मानसूनी वर्षा। मौसम विभाग ने कहा, अगले 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा मानसून। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका है। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में कल प्रारंभिक भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस विशेष सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे सिद्धांतों की फिर से पुष्टि होती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को समूचे विश्व के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 50 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था और आज 193 देश इसके सदस्य हैं। इसीलिए इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ज्यों का त्यों जारी नहीं रखा जा सकता। श्री जयशंकर ने कहा कि रूस, भारत और चीन विश्व की कार्यसूची के निर्धारण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और भारत को आशा है कि बहुपक्षवाद की नई अवधारणा पर भी तीनों देशों की आम राय बनेगी। श्री जयशंकर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद और फांसीवाद पर जीत में भारत सहित कई देशों ने महत्वपूर्ण बलिदान और योगदान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को उचित सम्मान नहीं दिया गया। यह ऐतिहासिक अन्याय पिछले 75 वर्ष में भी ठीक नहीं किया गया, जबकि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मोल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मालदो में सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुचुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोल्दो में यह बैठक लगभग 12 घंटे चली। दोनों पक्षों के बीच हुई इस प्रकार की यह दूसरी बैठक थी। इससे पहले दोनों कोर कमांडर की पहली बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें कई जगहों से दोनों देशों के सेनाओं के हटने पर सहमति बनी थी। लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में हुई घटना को भारत ने चीनी सेना की पूर्व नियोजित कार्रवाई करार दिया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब इतना सक्षम है कि कोई भी देश इसकी 1 इंच जमीन पर भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है। अब तक 2,48,190 रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,994 रोगी स्वस्थ हुए। 1,78,014 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 14,933 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,40,215 हो गई है। एक दिन में इस संक्रमण से 312 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,011 हो गई। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.18% हो गई है।
प्रदेश में अब तक 12,116 मरीज ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब तक कुल 588 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और 6,189 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रत्येक थाना, चिकित्सालय, राजस्व न्यायालय, तहसील, विकास खंड और जेल में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क पर कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियों के पोस्टर लगाए जाएं। उन्होंने हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग की संख्या में लगातार वृद्धि करने और सर्विलांस व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 1 लाख से ज्यादा टीम गठित करने के पहले ही निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूकता के लिए रेडियो और टेलीविजन पर प्रचार प्रसार किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड संक्रमितों की पहचान के लिए एंटीजन परीक्षण शुरू करेगी। इस परीक्षण का परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाता है। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है। पहले चरण में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत 5 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर से की जाएगी। बाद में इसे पश्चिमी इलाके के शहरों में भी शुरू किया जाएगा। इन टेस्ट के शुरू हो जाने से जल्दी और सटीक नतीजे मिल सकेंगे। इस बीच प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यापक स्वास्थ्य सर्वे करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड पीड़ित मरीजों की पहचान हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग की टीमों को गठित करने के लिए कहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड-19 महामारी के उपचार में उपयोगी बताई जा रही नई दवा का नाम और उसे बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थों आदि से संबंधित विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। योग गुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने कल उत्तराखंड में हरिद्वार में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नाम की एक नई दवा जारी की। दवा जारी करते हुए रामदेव ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 की यह दवा चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से विनियमित तरीके से अनुसंधान, प्रमाण और परीक्षण के बाद जारी की है। आयुष मंत्रालय ने कंपनी से यह बताने को कहा है कि इस दवा पर अनुसंधान और परीक्षण कहाँ किया गया, परीक्षण के लिए नमूनों का आकार क्या था, संस्थागत नैतिकता कमेटी ने दवा को कब स्वीकृति दी, इसका CTRI पंजीकरण कब हुआ और अध्ययन के निष्कर्ष क्या रहे। मंत्रालय ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि विधिवत जांच हो जाने तक वह दवा के बारे में कोई भी दावा और प्रचार न करें। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सऊदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है। श्री नकवी ने कहा कि हज के लिए कुल 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि धनराशि ऑनलाइन DBT के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। जनसंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कल उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत बताया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्रीगण उपस्थित थे। प्रदेश में 1-2 दिनों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर JP गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश के पूर्वी भागों में मानसून सक्रिय हो गया है और अधिकांश जनपदों में मानसूनी वर्षा हो रही है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। और प्रदेश के पूर्वी भागों में हो रही है मानसूनी वर्षा। मौसम विभाग ने कहा, अगले 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।